डियर फ्रेंड्स, आज हम लेते हैं चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसका अर्थ होता है कि लॉन्ड्रिंग जैसे कपड़े धोने के लिए अपन देते हैं, ये लॉन्ड्रिंग का शब्द यहाँ मनी, जो गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा है उसको लीगली शो करना, मतलब ब्लैक मनी को या स्मगलिंग के पैसे को लीगली शो करना बाई ट्रांसफ़र वगैरह। लेकिन हमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये एक्ट क्यों बनाया गया? ये एक्ट 1998 में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया। नरसिम्हन कमेटी ने अपनी सिफारिशों में ये कहा था कि भारत में, इंडिया में जो क्रॉस बॉर्डर कैश ट्रांजैक्शन है या जो स्मगलिंग होती है या जो कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी स्मगलिंग के थ्रू बचाई जाती है या बेनामी जो खाते खोले जाते हैं और उनके अंदर जो है इलिसिट फंड्स जमा किए जाते हैं, मतलब अवैध तरीके से कमाए हुए धन जमा किए जाते हैं, उन सब के लिए हमें ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाना चाहिए। तो ये जो उसकी रिकमेंडेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन जो हुई उनकी नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश, वो 2002 में हुई। अब ये क्या होता है, ये 3 स्टेजेस में होता है। मतलब जो अवैध रूप से कमाया गया धन है, इलिसिट फंड्स हैं, वो जैसे ये आपके अफीम, गांजा और नशे की दवाइयाँ, इनका जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाना, और दूसरा इन कैश भी, मतलब करेंसी है, जैसे पहले 2000 के नोट चलते थे तो 500-500 के नोट को बैंकों से ही एक्सचेंज करवा लेना, उसके बजाय 2000 रुपये के नोट ले लेना, ताकि क्या है कि उनके पैकेट्स कम भेजे जाएँ कैश में, पता ना लगे, ये सब वगैरह थे। इसकी सबसे पहले 3 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो अवैध रूप से धन कमाया हुआ है उनको ये खाते में जो है, वो जो आपके गलत धन कमाने वाले जो हैं, वो इलीगल फंड्स कमाने वाले जो हैं, उनको खाते में प्लेस करते हैं, मतलब बाय एंट्री, नॉट बाय कैश, बाय एंट्री में वो धीरे धीरे स्मॉल पीसेस, जो पीसेस होते हैं उसके अमाउंट के, उसमें जैसे मान लो 1 करोड़ रुपया जमा कराना है तो उनको 1 करोड़ नहीं करवाएंगे, वो क्या करेंगे, कहीं 5 लाख करवाएंगे, फिर थोड़े टाइम बाद 10 लाख करवा दिए, फिर 3 लाख करवा दिए, इस तरह से। ये पहले तो प्लेसमेंट करते हैं धीरे धीरे, और एक खाते में नहीं होता, ये और भी खाते खुले हुए होते हैं उनके, उसमें करवाते हैं। दूसरे बाद में, प्लेसमेंट के बाद होती है इसकी लेयरिंग का मतलब ये होता है कि एक लेयर जिसको कहते हैं ना, एक सतह जमाना। उनकी फिर ये सतह इस तरह से जमाते हैं उन खातों में कि जैसे जो फंड्स पड़े हैं, पहले उसकी एक प्लेसमेंट कर दिया, प्लेसमेंट के बाद उनकी लेयरिंग, जैसे वहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं दूसरे खाते में जमा करवा दिया, ट्रांसफ़र करवा दिया, फिर वहीं से जमा करवा दिया, और अपने खाते में जो फंड्स हैं वो भी इस तरह से आए कि एकदम से पता ना लगे या नज़र में नहीं है, और उनको धीरे धीरे करवा दिया। तो पहली स्टेज हो गई इनकी प्लेसमेंट में उनको प्लेस करना, वेल प्लेस्ड, कि अपरेंटली ये दिखे कि हाँ ठीक है, आ रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद उनकी लेयरिंग, उनकी एक परत जमाना धीरे धीरे और उसके बाद उनकी परत जमाने के बाद जो है उनको लीगली शो करना। लीगली शो कैसे? रियल एस्टेट खरीद ली, प्रॉपर्टी वगैरह में किसी के नाम पे बेनामी खातों में जमा करा दिया, एक्सचेंज ऑफ करेंसी करवा ली, कुछ इस बैंक से करवा ली, कुछ उस बैंक से करवा ली, ताकि किसी को कोई शक ना पड़े। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, ये 3 स्टेज इसकी हो गई। ये तो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों पे और 2002 में यह लाया गया, इसके 3 जो है वो स्टेजेस थी हैं। अच्छा, उसके बाद इन 2004 में, जो अपने पिछले वीडियो में बात की थी, ये 2004 में KYC लाया गया, जबकि ये 2002 में
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया। वो इसलिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू होने के बाद भी क्या है, बेनामी खाते खोले जा रहे थे। मतलब एक आदमी के जो जैसे पैन कार्ड है या मान लो आधार कार्ड है या और कोई आईडी प्रूफ वगैरह जो है वो मतलब एडिटिंग करके या मान लो किसी तीसरे आदमी के नाम जो कि मतलब पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, और उसको बस उसके खाते खुलवा दिए और उसके अंदर जमा करवा दिया। बाद में जब इनकम टैक्स ने पूछा तो उस आदमी ने कहा साहब मेरे को तो कहा खाता खुलवा लो और मेरे को तो इसके बदले में इतना पैसा दिया था, मैंने तो कहा खाता खुलवा लो, ये चीज़ है। तो इसलिए KYC जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, नो योर कस्टमर। उसमें क्या KYC आप जानते हैं, एक पेन एक खाते में लगेगा, एक UID एक खाते में लगेगी, एक ड्राइविंग लाइसेंस एक ही खाते में लगेगा, और दूसरी बात ऑल ओवर कंट्री चाहे कहीं भी किसी का भी कोई खाता है तो वो उसके पैन नंबर से या उसके ड्राइविंग लाइसेंस से या उसके आधार कार्ड से वो सारे के सारे खाते जो हैं आज डिजिटल बैंकिंग के दौरान और आपके मैकेनाइजेशन के बाद किसी भी आदमी का कोई भी खाता जो है वो बैंक की नज़रों से या RBI की नज़रों से छुपा नहीं रह सकता। सारे खाते उसके अंदर एकदम से आ जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे क्रॉस जनरली टेररिज्म ये फंडिंग होती है। टेररिज्म फंडिंग मतलब जो आतंकवाद या आतंकवादियों को जो पैसा दिया जाता है उसके अंदर ये काम आते हैं, या फिर बेनामी संपत्तियों को खरीदने के लिए काम आते हैं ये पैसे, और होते हैं ये इलिसिट फंड्स हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कि जैसे ये बेनामी खाते वगैरह खोल के साथ में बेनामी कंपनियां जिसको अपन शेल कंपनीज कहते हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी या ऐसी फर्म जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, वो केवल कागजों में ही होती हैं, तो उन पर चेक करने के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए जो है बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और जब बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक कंपनी के एक ही हो सकते हैं, एक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंपनी में नहीं लग सकते, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह। अब इसके अंदर पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट एक तो बहुत ही रिगरस इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट है, मतलब बहुत ही सख्त कैद की सज़ा का प्रोविज़न है। जो आदमी इसके अंदर PMLA के अंदर गिल्टी पाया जाता है, एक चीज़। सेकंड, अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सारी की सारी अटैच की जा सकती है, जब्त की जा सकती है, अटैच नहीं जब्त की जा सकती है गवर्नमेंट द्वारा। तीसरा, इसके अंदर ये किया गया कि जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, हाई वैल्यू के जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है उनको जो है वो फाइनेंशियल यूनिट जो है उसको डेली रिपोर्ट करना होता है सिस्टम से। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि एक जो इस तरह से इलिसिट फंड्स जो अवैध धन कमाते हैं उनका जो है वो उन पे चेक लगे, ताकि उनको कोई भी काम ये करने से पहले कोई भी उनको ये पता लगे कि ये एक ऑफेंस है और इस ऑफेंस के अंतर्गत इतनी जो है सज़ा दी जा सकती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि इसके अंदर जो है जो एपेलेट जो आपके इंक्वायरिंग अथॉरिटी होती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे आपको ED हो, चाहे कोई भी हो, उसको बैंक या वो जो संस्था है वो पूरी हेल्प करेगी, उसको असिस्ट करेगी, और वो कस्टमर भी उनको असिस्ट करेगा। असिस्ट नहीं करेगा तो रिगरस पनिशमेंट है, पूरा अपनी कस्टडी में गवर्नमेंट लेगी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो बेनामी ट्रांजेक्शन है उनको रोकना। 1998 में 1998 में तो नरसिम्हन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, 1989 में एक इंटरनेशनल लेवल का 7 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ जो थी उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके अंदर उन सब ने ये तय किया था कि वो जो है वो एक फाइनेंशियल एक ट्रैक बनाएंगे, फाइनेंशियल यूनिट बनाएंगे, और उस फाइनेंशियल यूनिट में वो जिन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन किया था वो सारे जो पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज़ थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी
इस तरह से इलिसिट फंड्स जो होंगे उनको हम रिपोर्ट करेंगे और उनको हम चेक करेंगे। मतलब एक कंट्री जो है अगर उसका पता लगता है कि दूसरे कंट्री में इस तरह से इलिसिट फंड्स जा रहा है तो उसको चेक करेगा, मतलब वन टू अनदर दोनों कोऑपरेट करेंगे। तो इसके लिए जो है वो एक यूनिट बनाया गया। और उसके बाद ये 1989 की बात चलते चलते 1998 में नरसिम्हन कमेटी ने ये बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि एक ज़रूरत है अपने को, क्योंकि उसके नहीं तो इसके बिना जो है हमारी जो स्मगलिंग है या आपके क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का जो पैसा है वो रुक नहीं पाएगा और उससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही खोखली हो जाएगी। 1989 में जो उन्होंने यूनिट बनाई थी वो उसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। इस FATF में जो जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने ये FATF बनाई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मतलब किसी भी तरह से जो है हमने इलिसिट फंड्स को जो है या जो मनी अर्न बाय द इलीगल मीन्स या इलीगल सोर्स दैट कैन द कंट्री हैज़ टू चेक एट द स्पॉट। और उसके बाद जो है 89 के बाद 1990 में कंट्रीज ने, इन्हीं कंट्री ने मिलके एक यूनिट बनाई। वो जो यूनिट थी वो उसको नाम उन्होंने दिया था पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये भी उसकी FATF का ही एक पार्ट था। और ये सारा करने के बाद इसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लाया गया। अब जैसे अब टेररिज्म जो है उसके अंदर जो है जनरली इलिसिट फंड्स काम में आते हैं और उस इलिसिट फंड्स के कारण ही जो है वो उससे फिर क्राइम्स जो है उनमें फाइनेंशियल क्राइम्स जो है उनमें इंक्रीज होती है। और जो फाइनेंशियल क्राइम्स है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को का वायोलेशन करता है, तो वो जो फाइनेंशियल क्राइम है वो फाइनेंशियल क्राइम जो है उसके कनेक्शन में जो दूसरे क्राइम्स डेवलप हुए हैं तो वो भी उससे में आएंगे। जैसे किसने फाइनेंशियल क्राइम करके या स्मगलिंग का पैसा लेके जो है रियल एस्टेट बना दी या शेल कंपनी बना दी, अब उसके बाद शेल कंपनी बना दी और उसके बाद जो उसके बाद चाहे उसने खुद के पैसा अर्न करके ही, जिसको कहते हैं इलिसिट नहीं लीगल हो, लेकिन वो लीगल नहीं माने जाएंगे। ये बेसिक इसके नीड्स है। नेक्स्ट लेते हैं सर आज अपन क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? एक करेंसी जो फिजिकल अपन यूज़ कर ही रहे हैं इंडिया में, रुपी या कॉइन्स। क्रिप्टो करेंसी इज़ ए वर्चुअल मीन्स कि जो आभासी, जैसे अपने फ़ोन पे में या UPI में किसी में भी जो अमाउंट होता है वो फिजिकल नहीं होता, वो वर्चुअल होता है। और ये क्रिप्टो करेंसी जो है इस तरह से वर्चुअल करेंसी है और ये डिजिटल फॉर्म में है और ये जो है बहुत ही सेफ़ है क्योंकि इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है। इसमें बैंक का कोई वो नहीं होता। आपके वैलेट में जो है ये क्रिप्टो करेंसी होती है, उस क्रिप्टो करेंसी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर भी दो तरह के ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन ये कहती है कि क्रिप्टो करेंसी से इंक्लूडिंग फाइनेंशियल लॉ सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। एक जो दूसरी ओपिनियन है वो आपके इकोनॉमिस्ट की, वो ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा एक मोड है, आपके सेफ साइड है, ताकि क्या है कि कोई इसमें साइबर क्राइम नहीं होगा इस तरह से। अब उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की बहुत ही जो सिंपल परिभाषा अपन लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की, उसके अंदर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को सीधा ये बताया कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ इन ए डिजिटल फॉर्म एंड डज नॉट रिलाई ऑन बैंक्स टू वेरीफाई ट्रांजेक्शन। इसमें और इट्स ए पीयर टू पीयर सिस्टम दैट कैन एनेबल एनीवन एनीवेयर टू सेंड एंड रिसीव पेमेंट्स। कहीं को किसी भी जगह, वही एनीवेयर बैंकिंग वाली सिस्टम है ये भी एक तरह से। और ये किसी मतलब जो क्रिप्टो करेंसी है किसी रुपी के फॉर्म में या किसी कॉइन्स के फॉर्म में नहीं है, बस एक ये डिजिटल करेंसी है आपके, मतलब है करेंसी लेकिन आप इसको जो है वो इसको बोलते हैं इंटेंजिबल, इसको टच नहीं किया जा सकता।
अपन उसको सेंड कर सकते हैं किसी को भी किसी के। दूसरा, इंस्टेड ऑफ बीइंग फिजिकल मनी कैरीड अराउंड एंड एक्सचेंज इन द रियल वर्ल्ड, इन क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट्स एग्जिस्ट प्योरली एट डिजिटल एंट्रीज टू एन ऑनलाइन डाटाबेस डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। मतलब हम किसी को जाके फिजिकल पैसे दें या बैंक से पैसे निकलाएं, उसकी बजाय ये जो डिजिटल करेंसी है ये बहुत ही एक सुखद मतलब सुविधा है कि जिसको अपन कभी भी कहीं भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें क्या है कि ये है दो शब्द से बना है, एक तो क्रिप्टो और एक करेंसी। और ये पहले मतलब ये किसी भी फॉर्म में जो है वो करेंसी ही थी, बाद में इसको क्रिप्टो करेंसी का नाम दे दिया गया क्योंकि ये इट एग्जिस्ट डिजिटली और वर्चुअली एंड जैसे कि मैंने आपको बताया एंड यूजेज क्रिप्टोग्राफी टू सिक्योर ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसीज डू नॉट हैव ए सेंट्रल इशूइंग और रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इसकी जैसे आपके शेयर मार्केट में सेबी है, बैंकों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए अपन देखते हैं कई बार नोटिस में भी आते हैं अपने पेपर के प्रिंट मीडिया से ही कि करोड़ों करोड़ों में क्रिप्टो करेंसी जो है वो उसके लॉसेज हो जाते हैं। तो हर चीज़ के कॉन्स एंड प्रॉन्स दोनों ही हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी का है। क्रिप्टो करेंसी का जो मैंने आपको बताया था ये इसलिए इसका नाम क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि इसमें एनक्रिप्शन होता है। एनक्रिप्शन मतलब इसके अंदर जो लेजर होते हैं वो पब्लिक के हाथ में होते हैं और इसमें एक एडवांस कोडिंग होती है। वो एडवांस कोडिंग क्या करती है कि स्टोर कर लेती है और उसके अंदर उसको आगे स्टोर करके जब भी फंड्स भेजने हों तो उसको आगे ट्रांसमिट करती है। तो ये जैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन इस तरह से लिखा हुआ आता है अपने मोबाइल में, वैसे ये एक जो है एनक्रिप्शन है इसके अंदर। और इसके अंदर जो एम है वो यही है कि क्रिप्टो करेंसी का कि ये डिजिटल फॉर्म में होती है और वर्चुअल होती है। और इसकी और ये जो है वो इससे पहले जो है क्रिप्टो करेंसी से पहले एक क्रिप्टो करेंसी का ही एक जो टाइप है जिसको बोलते हैं बिटकॉइन, वो 2009 में ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्रिप्टो करेंसी जब से उसमें ऑपरेशन में आई है तब से बिटकॉइन के बाद भी और कई तरह के करेंसीज आ गए हैं, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है? क्रिप्टो करेंसी ऐसे काम करती है कि इसके अंदर एक जो लेजर होता है वो क्रिप्टो करेंसी होल्डर के पास होता है जिसको कि हम ब्लॉकचेन के नाम से कहते हैं। और वो एक मैथमेटिकली जो कैलकुलेशन करता है और उस कैलकुलेशन करने के बाद वो जो है कॉइन्स जनरेट करता है। तो इसलिए जो क्रिप्टो करेंसी ये वर्चुअल होती है लेकिन वो उसके अंदर ही वो उसको कॉइन्स को कन्वर्ट कर देता है मैथमेटिकली। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो सब मैथमेटिकली उसके वॉलेट में ही चलती है क्रिप्टो करेंसी की। और इसके अंदर जो है इवन आपकी खुद की भी क्रिप्टो करेंसी है आपके वॉलेट में तो यू कांट टच, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में तो है ही नहीं, तो आप उसको टच तो कर ही नहीं सकते। अपन फिर आगे ये चलते थे कि क्रिप्टो करेंसीज जो है वो एक ये जो नया कंसेप्ट आया अपने इंडिया में, इससे पहले एक बिटकॉइन था वो 2009 में चला करता था, वो भी एक क्रिप्टो करेंसी की तरह ही था और आज भी चलता है वो बिटकॉइन। और इसके अंदर जो है उसके बाद बिटकॉइन के बाद आया आपके इथेरियम। इथेरियम जो है ये 2015 का कंसेप्ट है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप है। और इसके अंदर भी जो है ये क्रिप्टो करेंसी होती है वो उसमें फिजिकल फॉर्म में नहीं होती और इसको जो है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी आफ्टर बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद जो है ये इथेरियम जो है ये थी। उसके बाद इथेरियम के बाद है लिटकॉइन। लिटकॉइन जो करेंसी जो थी वो स्मॉलर थोड़ी छोटी थी टू बिटकॉइन से थोड़ी सी छोटी थी, बट हैज़ मूव्ड मोर क्विकली टू डेवलप न्यू इनोवेशन। लेकिन इसने बहुत ही जल्दी नए इनोवेशन को जो है वो जन्म दिया, जैसे इंक्लूडिंग फास्टर पेमेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पेमेंट को जो है वो सेंड करना एंड प्रोसेस टू अलाउ मोर ट्रांजेक्शन। और बिटकॉइन या जो आपके उसका इथेरियम वगैरह जो था उसमें इतने ट्रांजेक्शन जो है वो अलाउ नहीं है जितने इसके अंदर है, मतलब मोर ट्रांजेक्शन अदर इन कंपेरिजन टू बिटकॉइन एंड इथेरियम। देन उसके बाद आया रिपल जो आया था। रिपल इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम दैट वाज फाउंडेड इन 2000
2012, 2012 में, 2015 में तो आपके ये आ गया था इथेरियम, 2012 में रिपल आ गया था। रिपल कैन बी यूज्ड टू ट्रैक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, नॉट जस्ट क्रिप्टो करेंसी। वो खाली ट्रांजेक्शन को जो है वो ये ट्रैक करने के लिए था, न कि वो क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं था। द कंपनी बिहाइंड इट हैज़ वर्कड विद वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इस जो ये आपका रिपल था, इसमें बिटकॉइन इसमें जो है वो कंपनियां और जो फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह जो हैं वो इसके पीछे काम करती थी। मतलब उनका जो फंक्शनिंग चैनल था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बहुत ही काम करती थी। और अब उसके बाद क्या है कि जो नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आर कलेक्टिवली नॉन एज एल्ट कॉइन्स। जो बिटकॉइन करेंसी नहीं है वो एल्ट कॉइन्स के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इनको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि देखिए आपके बिटकॉइन में तो जो क्रिप्टो करेंसी में तो देखिए आपका बिटकॉइन आया, फिर इथेरियम आया, फिर लिटकॉइन आया, फिर रिपल आया। तो उसके बाद जो है अब इनको डिफरेंस कैसे करें, डिफरेंशिएट कैसे करें। जैसे अपना रुपये है तो ये एल्ट कॉइन में आ जाएगा, क्योंकि ये बिटकॉइन नहीं है। अब हम आते हैं कि हाउ डज द क्रिप्टो करेंसी वर्क। क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। इसके 3 प्लेटफॉर्म हैं। पहला प्लेटफॉर्म है कि फर्स्ट की 3 स्टेप में चूजिंग ए प्लेटफॉर्म। सेकंड आता है इसका आपका फंडिंग और फंडिंग योर अकाउंट। थर्ड आता है आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो पहले आज अपन समझते हैं चूजिंग ए प्लेटफॉर्म। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो जो है क्रिप्टो करेंसी को जस्ट ट्रेडिशनली करेंसी के रूप में भी काम में लेते हैं। जैसे उसको एनकैश करा सकते हैं, और जैसे अपन ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है सेल करते हैं, उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। स्टॉक्स वगैरह जो सेल करते हैं, बॉन्ड्स वगैरह सेल करते हैं, वो इस तरह से भी, जैसे इथेरियम वगैरह जो है उसको, मतलब उनके पास जो करेंसी है उसको एक्सचेंज करवा के इस फॉर्म में भी वो ले सकते हैं। जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं वो आज भी इसको ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं होने से वो इस तरह से उसको काम में लेते हैं। और अब आपने क्या प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, तो एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल ब्रोकर्स वाला। दूसरा ये हो गया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो दूसरी कई मैनी करेंसीज में जो है एक्सचेंजेबल है। जैसे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी का जो वैलिड स्टोरेज है आपका, जो और आपका इंटरेस्ट बेयरिंग है या नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, या आपके अकाउंट ऑप्शन क्या है, आपका अकाउंट कौन सा है, करंट अकाउंट है, नॉस्ट्रो अकाउंट है, वोस्ट्रो अकाउंट है, वगैरह वगैरह। एंड मोर मैनी एक्सचेंजेस चार्ज असेट बेस्ड फीस। और इसकी जो फीस चार्ज की जाती है वो उस पर डिपेंड की जाती है कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चुना है। आपने ट्रेडिशनल चुना है कि आपने जो आज के टाइम में जो एक इनोवेशन है इसका क्रिप्टो करेंसी का, वो प्लेटफॉर्म चुना है, जिसके अंदर आपके स्टॉक वगैरह की तरह उसको आप सेल कर सकते हैं, साथ में बॉन्ड वगैरह की तरह सेल कर सकते हैं, साथ में आपके पास एक अकाउंट लेजर होगा जो कि वो भी आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन आपको दे सकते हैं। ये इसका पहला है चूजिंग ए प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वी कम टू द फंडिंग योर अकाउंट। सेकंड स्टेप है इसके फंक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी का कि फंडिंग योर अकाउंट। वंस यू हैव चूजन योर प्लेटफॉर्म, देन नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू प्रोसीड टू funding. Funding, what type of funding? Because some cryptocurrencies allows to purchase government issued currencies in anywhere in the world, like euro, dollar, British pound, आपके US dollar, using their debit credit cards, although these varies by platform. अब हाँ डेबिट कार्ड काम आएगा उसको करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, कहाँ क्रेडिट काम आएगा, ये आपके उस पे ऊपर डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। उसके बाद जो क्रिप्टो परचेजिंग है वो क्रेडिट कार्ड्स की, वो जो है वो थोड़ी सी रिस्की है। वो रिस्की इसलिए क्योंकि कुछ एक्सचेंजेस उसमें क्रिप्टो करेंसी कुछ एक्सचेंज में क्या होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड जो होते हैं कंपनीज वो अलाउ नहीं करते क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को। और अलाउ नहीं करने से क्या होता है, जो आपकी करेंसी है वो कहीं हैक हो सकती है या वो कोई पाइपलाइन फंड में जा सकती है, जो कि बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में तो होती नहीं है और ये आपके वैलेट में ही होती है। तो थोड़ा सा ये इसके अंदर इसका एक ये थोड़ा डीमेरिट्स है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये हाईली वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे रुपी जो है वो US डॉलर के उसके अंदर जो है वो
ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये हाईली वॉलेटाइल है। मतलब ये इतना वॉलेटाइल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है कि ये एकदम से मतलब यूँ समझिए कि x से बिल्कुल 4x भी हो सकती है और x से बिल्कुल -4x भी हो सकती है, जस्ट लाइक। और कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जो मतलब क्या है कि आपके ये एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो एक्सेप्ट करते हैं ट्रांसफ़र वगैरह उनमें इतना रिस्की नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर जो है ये जब कुछ करेंसी ऐसी होती हैं जो अलाउ नहीं करती, तो उसके अंदर क्या है कि अब पोटेंशियलिटी जो होती है पेइंग हाई क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन की जो है वो थोड़ा सा अपने को रिस्क वाला काम रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इसका वो ये है कि फ़ीस का कंसिडरेशन ये है कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चुना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने करेंसीज़ की जो एक्सचेंजेस करवाए हैं यूएस डॉलर में या ब्रिटिश पाउंड में वगैरह वगैरह, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। और वो आपने एक्सचेंज जो करवाए हैं वो आपने ख़रीदा है या बेचा है, क्योंकि परचेजिंग, बाइंग पे और सेलिंग पे अलग अलग तरह की फ़ीस चार्ज होती है। तो ये इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का है। थर्ड, नाउ वी कम टू द प्लेसिंग एन ऑर्डर। हम अपने इसको ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं। नो, हाँ, अब थर्ड एंड लास्ट स्टेप जो है कि हम ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे। तो वी कैन प्लेस एन ऑर्डर इफ़ वी हैव क्रिप्टो करेंसी, तो देन वी कैन से टू द आवर ब्रोकर्स फॉर एक्सचेंज और प्लेसिंग एन ऑर्डर, और वाया थ्रू मोबाइल प्लेटफॉर्म और website. And when we have to purchase any currency, then we click on the button buy and mode of currency, and same vis-a-vis in case of selling we click on the button of sale and mode of currency, what kind of currency we are selling. In spite of that, there are many other various apps to purchase or sell the cryptocurrency, like PayPal, Cash App and Venmo, which allow users to buy or sell. And you can invest your money like Bitcoin mutual funds, Bitcoin trusts and Bitcoin blockchain stocks. Blockchain stocks is applies on the companies who are specialized in technically, and the company which are highly technically sound. And behind this blockchain stocks, crypto and crypto transactions are scrutinized very meticulously. Tomorrow we will take next points of the cryptocurrencies, because there is chapter, it will take one more day, and thereafter we will come to the next cybercrime. Thank you. Dear friends, next point है अपना कि how to store cryptocurrency. Then cryptocurrency can be stored in your wallet, and there are two platforms to store the cryptocurrencies. One is the hot platform and the second is the cold platform. In case of hot platform, if you choose, then it is stored online, and we have to pay nothing. And while in other hand, in case of cold platform, then it is offline, and we have to pay a little amount. Sorry. Hot platform protect your wallet and keys, and it is more safe than cold platform. Next, what is the use of the cryptocurrency to purchase? From the cryptocurrency, we make transaction as same as in case of internet banking or any other alternative channels, or any from the digital channels. We can purchase anything from needle to aircraft. So and further, next we now come to that cryptocurrency frauds. How to cryptocurrency fraud? Cryptocurrency frauds. Now, if anybody asks from us that, being a banker, that is cryptocurrency safe? Cryptocurrency is safe, because
it is just like a blockchain. Blockchain means the transactions are showing in blocks, and it is just like a digital ledger that whenever we have to check, then we can check our digital ledgers, each and every transactions, first of all. Second, how to scammers make frauds in cryptocurrency. Scammers make frauds by using fake websites and web advertisements and fake notifications, etc., and fake attractions schemes, and to put your cryptocurrency or to buy cryptocurrency. And same as like digital frauds, as we are facing the after digitalization, the digital frauds, cyber crime frauds, same. So we have to first of all we have to check on the Google that the website of the cryptocurrencies are legal or illegal. Thereafter we have to try to buy the cryptocurrency. Cryptocurrency has no regulatory. Already I have told to you in last video that cryptocurrency have no regulatory. It is just a virtual wallet, and you can virtually spend it by online. So it is good, but we have to make precautions while purchasing or selling cryptocurrency, because rise or falling in the cryptocurrency is very sharply. There are many apps, fake apps. There are many fake apps are on the websites, like romance app, like dating apps, like retirement apps, and these are the fake networks to grab the hard-earned money of the unknown person in the cryptocurrency fraud. And cryptocurrency is just like a virtual currency, so it is directly controlled by you. Next, there are also a benefit in cryptocurrency that just like maker and checker concept is there, because when we buy or when we sell, then we have to put login ID, user ID, then password, and thereafter we have to put the password which is given by the system to us, and thereafter the transaction will be materialized. So we have to we have to maintain the secrecy of our password, user ID, etc. Because cryptocurrency is a very attractive and very polished way, in very polished way, that is blooming the persons that, but when it falls, then there is no end that where it comes, or it may be rise, but the cryptocurrency is still not in the operation in India as on date, because public is not aware about it, and generally millionaires or billionaires persons are, or big industries are involved in this cryptocurrency. Next, cryptocurrency is legal. Cryptocurrency is just in virtual form, and as I told you, as I reiterate that there is no regulatory authority. In the case of US, the US dollar is has legal tender in case of cryptocurrency and issued by the US central bank. But in case of cryptocurrency,
there is no legal tender. While the US dollar has the legal tender, but cryptocurrency has no any legal tender. So it is not safe in comparison to US dollar or Indian currency, etc. Now we have to get a knowledge that how to store the cryptocurrency or how to invest cryptocurrency. There are many exchanges. First of all, we have to we have to knowledge about the exchanges. There are approximate 500 exchanges who exchange your cryptocurrency in any other currency. Next, we can invest it in any mutual funds, and we can invest any retirement benefits, but we can invest it any diversify financial needs for future, but it has no legal tender. Cryptocurrency has no legal tender. Never it has been there is a notice that I promise to pay to something. So we have to very conscious while purchasing or selling cryptocurrency, because its falling rate are very, very dangerous in comparison to any currency of the world. In US, cryptocurrency Financial Action Task Force recommended cryptocurrency as a wire transfers that should be subject to compliance of anti-money laundering rules and regulations. On the other side, Internal Revenue Services treats it as a transaction, and he charge the IRS Internal Revenue Services charge tax, because IRS treat it as a transaction and as a money. So that's why in US FATF Financial Action Task Force has recommended that in case of any buying or selling of the cryptocurrency or storage of cryptocurrency or exchanges of cryptocurrency, it should not be come under the money laundering. It has compliant with anti-money laundering norms. Yeah.